आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट के बारे में। लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट होता क्या है और उससे रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने लिखे हुए हैं। इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस इक्वेशन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है, और लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट को फिर हम फाइंड कैसे करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मूलाज एंड आल्सो ट्रिक्स। अब सबसे पहले ये लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट होता क्या है। एक बात समझो कि ये रिएजेंट और रिएक्टेंट के अंदर भी टेक्निकली डिफरेंस है। हर एक रिएजेंट को आप लोग रिएक्टेंट बोल सकते हो, लेकिन हर एक रिएक्टेंट को आप लोग रिएजेंट नहीं बोल सकते हो। रिएक्टेंट वो होते हैं जो केमिकल, जिसके अंदर केमिकल चेंजेस आती है या जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये जो रिएजेंट होते हैं असल में ये केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। रिएजेंट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के लिए बिल्कुल रेडी हो। जिस तरह आप लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल आ गया बाहर से जो आने वाले न्यूक्लियोफाइल है वो तो रेडी पड़ा हुआ है बाहर, अब आकर केमिकल रिएक्शन करेगा तो वो रिएजेंट है, रिएक्टेंट नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी तैयार है। इसी तरह आप लोग जाके सेकंड ईयर में पढ़ते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फेलन सोल्यूशन, टोलन सोल्यूशन, या लैब के अंदर आप लोग के पास डिफरेंट काइंड ऑफ रिएजेंट पड़े होते हैं। वो रिएजेंट ऑलरेडी हमने तैयार किए हुए, बस उसको सिर्फ केमिकल रिएक्शन के अंदर डालना है और वो एकदम रिएक्शन कर लेंगे। असल में रिएजेंट जो होते हैं ये केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि रिएक्टेंट। ठीक, तो ये मैंने रिएजेंट के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस बताया। अब लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट को हम नॉर्मल लाइफ के अंदर मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, उससे फिर आकर हम जो है ना ये केमिस्ट्री वाले एग्जांपल को समझते हैं। लिमिट और एक्सिस इंग्लिश के वर्ड्स है। लिमिट का मतलब होते हैं जो महदूद होते हैं और एक्सिस का मतलब जो ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में मेहमान आ गए और आप उसके लिए शरबत बना रहे हो। अब वो जो शरबत आप लोग बनाओगे वो डिपेंड करेगा पानी के ऊपर, वो डिपेंड करेगा शुगर के ऊपर, और वो साथ में जो शरबत के अंदर आप लोग कोई शरबत डालते हो किसी कंपनी का या साशा वगैरह आप लोग डालते हो। अब ये तीन चीज़ें पानी, शुगर और साथ में वो साशा, अब जितने ये होंगे तो उतने ही शरबत बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग के घर के अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, इसी तरह शुगर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो आपके पास साशे है वो सिर्फ एक है। तो अब आप लोग जब शरबत बनाओगे वो शरबत डिपेंड करेगा साशे के ऊपर, ना कि चीनी के ऊपर, ना कि पानी के ऊपर। चीनी अगर बहुत ज़्यादा है, पानी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन साशे ही नहीं है, तो फिर शरबत कैसे बनेगा। तो शरबत के अंदर जो साशा हो गया वो लिमिटिंग हो गया, और साथ में शुगर और वाटर दे आर एक्सेस। अब यही बात केमिस्ट्री के अंदर भी है। आप लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हो तो केमिकल रिएक्शन के लिए आप लोग के पास डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्टेंट होते हैं, उन रिएक्टेंट से फिर प्रोडक्ट बनते हैं। अब जितने रिएक्टेंट हो गए उतने ही प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल से शुरू करते हुए आगे आप लोग को बता दूं। मैं एक जनरल एग्जाम्पल आम डेली लाइफ में या आमतौर पर आप लोगों को जनरल एग्जाम्पल से समझाकर फिर केमिस्ट्री वाले देखना। ये ए है और साथ में बी है। अब इससे आप लोग बनाओगे ए बी, जितना ए होगा बी होगा उतनी ए बी आप लोग को बनेगा, क्योंकि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास ए बहुत ज्यादा है और बी जो है ना वो लिमिट है, उसकी अमाउंट कम है। तो ए बी जो बनेगा ना वो डिपेंड करेगा बी के ऊपर, ना कि ए के ऊपर। ए के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, बी नहीं है, ए बहुत ज्यादा है, तो ए बी कैसे बनेगा। तो ये जो ए बी प्रोडक्ट बनेगा ये डिपेंड करेगा बी के ऊपर, ना कि ए के ऊपर, क्योंकि ए तो ऑलरेडी एक्सेस के अंदर है। ठीक, यही बात है। अब लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान अर्लियर कंज्यूम हो जाए, पहली डिफिनीशन ये है। या लिमिटिंग रिएजेंट की दूसरी डिफिनीशन ये है जिसके ऊपर प्रोडक्ट डिपेंड करता है, यानी प्रोडक्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। या तीसरी बात ये है जो आप लोग के प्रोडक्ट को कंट्रोल करे। या चौथी बात ये है जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उसका कोई अमाउंट आप लोग के पास ना बचे, द रिएजेंट whose amount who do not remain unreacted after the completion of chemical reaction is known as limiting reagent। अब एक्सिस रिएजेंट को इसके उलट कर लो कि जिसका कोई अमाउंट बच जाए जब केमिकल रिएक्शन हो जाए। जिस तरह ए बी हो गया तो यहाँ पर ए अभी भी आप लोग के पास बाकी है, या घर के अंदर शुगर और वाटर अभी भी बाकी है, आज आप लोग का प्रोडक्ट जो शरबत है वो बन गया। दूसरी बात ये है जो कि प्रोडक्ट को कंट्रोल ना करे, ये भी एक्सिस रिएजेंट है। या जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उसको कोई अमाउंट रह जाए। ये दो डिफिनीशन है एक्सिस रिएजेंट के और लिमिटिंग रिएजेंट के। अब किसी भी
केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर लिमिटिंग और एक्सेस का कंसेप्ट है या नहीं। लिमिटिंग और एक्सेस के कंसेप्ट को आप लोग समझो, या इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट फाइंड कैसे करोगे। देखना, सबसे पहले आप लोगों ने वो स्टोइचियोमेट्री को अप्लाई करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं होगा तो फिर आप लोगों का जो कैलकुलेशन है वो नहीं होगी। ए बी मिलते और इससे प्रोडक्ट बनते हैं। आप लोग को जो भी अमाउंट दिया है ए का बी का, वो वॉल्यूम के अंदर गिवन है, वो पार्टिकल के अंदर है या वो मास के अंदर है। मैंने बार बार आप लोग को कह रहा हूं कि इसके ऊपर स्टोइचियोमेट्री के रूल अप्लाई करो। सबसे पहले इनको मोल्स के अंदर कन्वर्ट करो। सबसे पहले क्या करने, मोल्स के अंदर कन्वर्ट करना। अब मोल्स के अंदर जब आप लोग कन्वर्ट कर लोगे, आपको कैसे पता चलेगा इसके अंदर लिमिटिंग और एक्सेस है या नहीं। इसके लिए आप लोगों ने स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालना है। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट या कोफिशिएंट आप दोनों रिएक्टेंट की कोफिशिएंट निकालने। कोफिशिएंट कैसे निकालने देखना, और उसकी रेशियो निकालना है। दोनों मोल्स और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकाल के फिर उसका रेशियो निकालना। फॉर एग्जांपल इसके आप लोगों के पास मोल्स आ गए 2 और इसके मोल्स आ गए 3। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करना है और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर ये जो मोल्स आ गए इनको डिवाइड करना है। सर आप क्या कह रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूं जितने मोल आपके पास, फॉर एग्जांपल इसके 10 ग्राम थे, 10 ग्राम को आप लोगों ने सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, और इसके आप लोगों के पास 15 ग्राम थे, इसको भी आप लोगों ने मोल्स के अंदर कन्वर्ट। इसके मोल्स इतने आ गए और इसके मोल्स इतने आ गए, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए जो उसने अमाउंट आप लोगों को दिया था। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट होगा यानी सबसे पहले ये आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है, और फिर आप लोगों ने इसको डिवाइड करना है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये होता है कोफिशिएंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, या नंबर ऑफ मोल्स जो एक्चुअली आप लोगों के पास होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेड के। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखते इसके 1 मोल है और इसके 1 मोल्स है, दोनों के 1s के ऊपर डिवाइड कर लो, ये 1 के ऊपर ये 1 के ऊपर। अब इनकी जो रेशो आ गई वो 2:3 आ गई। अगर ये रेशो सेम आएगी, एक की भी 2 आएगी और दूसरे की भी 2 आएगी, तो फिर इस इक्वेशन के अंदर या इस रिएक्शन के अंदर जो लिमिटिंग और एक्सेस है उसका कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। लिमिटिंग और एक्सेस का कंसेप्ट तब अप्लाई होगा जब इन दोनों की रेशो डिफरेंट आ गई। अब इन दोनों की रेशो जो है ना वो यहाँ पर डिफरेंट आ गई, तो अब इसके अंदर लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट होगा। अब कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और कौन सा एक्सेस रिएजेंट होगा, जिसके सबसे कम मोल्स होंगे, जिसके मोल सबसे कम होंगे वो आप लोगों के पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और जिसके मोल ज्यादा होंगे वो आप लोगों के पास एक्सेस रिएजेंट होगा। जिस तरह यहाँ पर इसके मोल्स 2 आ गए और इसके मोल्स 3 आ गए, तो फिर यहाँ से ये लिमिटिंग और ये वाला एक्सेस रिएजेंट। अब ये न्यूमेरिकल मैंने लिखे हुए, इसके अंदर आप लोगों को असल में समझाऊंगा कि आप लोगों ने लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट फाइंड कैसे करना। तो स्टार्ट करते पहले वाले से। मैं आप लोगों को पहले वाला बता देता हूँ, ये इसको मैं अरेज कर लेता हूँ। देखना पहला वाला क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आप लोगों को कि फाइंड लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट व्हेन 67.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ N2 रिएक्ट विद 18 ग्राम ऑफ H2। सबसे पहले आप लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। मैं यहाँ पर पहले वाले के लिए लिख रहा हूँ। देखना N2 रिएक्ट विद H2 एंड फॉर्म NH3, ये तो अमोनिया बनाते हैं। रिएक्शन को ये जो इक्वेशन है इसको बैलेंस करो। बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो सबसे पहले तो हम हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर 3 लिख लो, यहाँ पर 2 लिख लो। ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गया। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब आप लोगों ने लिख लिया, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद जो भी अमाउंट आप लोगों को दिया है, वॉल्यूम है, मास है, पार्टिकल है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में सबसे पहले बार बार मैं ये कह रहा हूँ, उनको सबसे पहले मोल्स के अंदर कन्वर्ट करो बाय यूजिंग फार्मूला मोल्स। यहाँ पर अगर आप लोग देखो ये वॉल्यूम है किसका, नाइट्रोजन का। कितना वॉल्यूम है नाइट्रोजन को, उसने वॉल्यूम आप लोगों को दिया है N2 का, दैट इज 67.2 डेसीमीटर। इसके कितना वॉल्यूम दिया, और साथ में अगर आप लोग हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन को उसने क्या दिया, मास दिया है 18 ग्राम दिया। एक का मास दिया और दूसरे का वॉल्यूम दिया है, तो जो भी चीजें गिवन हो आप लोगों को उसको सबसे पहले कन्वर्ट करो मोल्स में बाय डिवाइडिंग देयर मोलर मास। वॉल्यूम है तो मोलर वॉल्यूम। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर STP नहीं लिखा हुआ है, तो STP आप लोग साथ में लिख लो। STP नहीं होगा तो फिर वॉल्यूम वाली चीजें अप्लाई नहीं होगी। अब सबसे पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट करो। मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे,
मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो ये वॉल्यूम है, तो डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है एसटीपी के ऊपर, दैट इज 22.4, आरटीपी के ऊपर 24 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब और साथ में मोल, ये डेसीमीटर क्यूब के साथ क्या 22 को जब आप लोग 3 के ऊपर डिवाइड करते हो आंसर 67.2 आता है। तो यहाँ पर आप लोग के पास इसके जो मोल्स आ गए दैट इज 3 मोल, साथ में मोल्स लिख लेंगे। अब नाइट्रोजन वालों को हाइड्रोजन वालों को सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन को अगर आप लोग देखें उसका मास दिया है, मास 18 ग्राम, और H2 जो गैस होता है उसका मोलर मास दैट इज 2 ग्राम। तो इसको आप लोग डिवाइड कर लोगे किसके ऊपर, 2 के ऊपर। अब 2 को जब 18 के ऊपर डिवाइड करते हो आंसर विल बी 9। एक के 3 मोल्स आ गए और दूसरे के 9 मोल्स आ गए, एक के 3 मोल्स आ गए और दूसरे के 9 मोल्स आ गए। अब आप लोगों ने ये जो मोल्स आ गए मास या वॉल्यूम से, इसको डिवाइड कर लो बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। व्हाट इज मीन बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? नंबर ऑफ मोल्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज सिंपली नोन एज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर अगर आप लोग नाइट्रोजन को देखोगे उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में निकाल के ऊपर डिवाइड करता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स में दोनों को निकालता हूँ रेशो। तो यहाँ पर N2 और साथ में H2, देखना N2 1 है और H2 3 है। N2 3 और H2 क्या है, दूसरे मार्कर के साथ लिख लेता हूँ कि आपको नजर आए। N2 3 और H2 9। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर डिवाइड करो। N3 का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है यहाँ पर अगर आप देखो 1 है, और H2 का जो है ना वो क्या है, H2 का 3 है। तो सिंपल रेशो निकालो 1 के साथ और यहाँ पर 3 के साथ। तो इसकी जो रेशो आ गई दैट इज 3:3, यानी एक की रेशो भी 3 है और दूसरी की रेशो भी 3 है। और रेशो जब कभी भी सेम आएगी, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, जब सेम आएगी तो इसके अंदर क्या चीज़ नहीं इन्वॉल्व है, इसके अंदर कोई भी लिमिटिंग और कोई भी एक्सेस रिएजेंट का कंसेप्ट नहीं है। जब रेशो डिफरेंट आएंगे तब वहां पर लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट आएगा। तो पहले वाले जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर कोई भी लिमिटिंग और कोई भी एक्सेस रिएजेंट नहीं है। समझ आ गई? अब जाता हूं मैं सेकंड और थर्ड की तरफ, उधर से आप लोगों को मजीद भी क्लियर हो जाएगा। देखना अब हम जो सेकंड वाले हैं और थर्ड वाले उसकी तरफ जाते हैं। सेकंड में क्या कह रहे हैं कि 50 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 50 मोल ऑफ H2, द लिमिटिंग रिएजेंट इज। एक के भी 50 मोल्स है और दूसरे के भी 50 मोल्स है और दोनों के मोल्स है ना वो सेम है, मोल्स इक्वल है। तो बताओ इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? फिर वही दोबारा मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखता हूँ। N2 अभी मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ H2 टू फॉर्म 2NH3, टू फॉर्म 2NH3। अब यहाँ पर सिंपल मोल्स ही गिवन है। मोल्स जब गिवन होंगे तो फिर मोल्स से मोल्स फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो दूसरा वाला स्टेप आ गया हमारे पास। एक के कितने मोल्स हैं? 50 मोल्स हैं, इसके भी 50 मोल्स हैं और इसके भी 50 मोल्स हैं, दोनों के 50 मोल्स हैं। बताओ कि इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? तो मोल्स आप लोग को गिवन है तो डायरेक्ट मोल्स को डिवाइड कर लो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर जब मैं डिवाइड करूंगा, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है। तो एक से तो 50 आ जाएगा और दूसरे को जब आप लोग 50 को इसके ऊपर डिवाइड करते हो तो तकरीबन 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो ये 50 और ये 16 है, एक के 50 मोल और दूसरे के 16 है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास लिमिटिंग और एक्सेस का कंसेप्ट अप्लाई होता है, दोनों की रेशो सेम नहीं है। तो जिसके मोल्स कम होंगे वही आप लोग का क्या होगा, वही आप लोग का यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएजेंट है दैट इज व्हाट, दैट इज हाइड्रोजन। जब मोल्स के माने मोल्स में जिसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज्यादा होगा बस डायरेक्ट वो आप लोग का क्या है। जब मैं आप लोग को ये कह रहा हूं जब मोल्स इक्वल होंगे, तो मोल्स जब इक्वल होंगे जिसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू बड़ी होगी वही आप लोग का डायरेक्ट लिमिटिंग रिएजेंट। ये चीज माइंड में रख लेना, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब मास गिवन हो, मास वाले केस में फिर केस अपोजिट हो जाते हैं। वॉल्यूम वाले केस में भी अगर आप लोग के पास मोल्स इक्वल हो, मोल्स और वॉल्यूम वाले केस में मैं कह रहा हूं जब आप लोगों के पास मोल्स और वॉल्यूम इक्वल हो और जिसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू बड़ी होगी वो डायरेक्ट आप लोग का क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन मास वाले केस में ये अप्लाई नहीं होता। अब मास वाले को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट H2 होगा। दूसरे वाले में कह रहे हैं कि इक्वल अमाउंट ऑफ H2 and Cl2 रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म HCl
फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखना इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर आप लोग के पास H2 है, रिएक्ट करते किसके साथ, Cl2 के साथ, और बनाते क्या चीज़ हम, HCl, 2HCl बैलेंसिंग के लिए। अब कह रहे हैं कि इक्वल अमाउंट है, इक्वल अमाउंट सपोज करो मैं एक के भी 50 ग्राम लिख लेता हूँ, मास है, अमाउंट है, तो दूसरे के भी ये 50 ग्राम है, एक के भी 50 ग्राम के वन है और दूसरे के भी 50 ग्राम के वन है, और आपसे कह रहे हैं कि बताओ इसके अंदर लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो मास है इसको मोल्स के अंदर कन्वर्ट करो, इसको डिवाइड करोगे 2 के ऊपर और इसको डिवाइड करोगे 72 के ऊपर। यहाँ पर तकरीबन आप लोगों के पास 25 आ जाएगा और यहाँ पर 0 समथिंग आ जाएगा, क्योंकि इसका डबल नहीं है तो ये से कम हो जाएगा, तो 0 समथिंग आप लोगों के पास आ। इसके 25 मोल्स आ गए और इसके कितने मोल्स आ गए, इसके 0.3 या 0.67 या 0.7 ही मैं लिखता हूँ, 0.7 मोल इसके आ गए। एक के 50 मोल्स है, दूसरे के 0.7 मोल्स है, तो यहाँ से तो सिंपल आप लोग को नजर आया था, सिमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर भी डिवाइड करोगे, इसके 25 आएगा और इसके 0.7। तो मैं ये कह रहा हूँ जब कभी भी इक्वल मासेस गिवन हो, इक्वल मासेस गिवन हो और इक्वेशन भी आप लोगों के पास बैलेंस हो, तो उसमें लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जिसका मोलर मास ज्यादा होगा। लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जिसका मोलर मास ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ज्यादा मोलर मास इसका, इसके मोल्स कम आ जाएंगे, तो जिसके मोल्स कम होंगे तो वो हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, वो आप लोग के प्रोडक्ट को कंट्रोल करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या करते हैं, वही आप लोग के प्रोडक्ट को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या था, ये वाला था। अब इसके कितने मोल्स आ गए थे, इसके आप अभी मैंने सॉल्व किया था तो तकरीबन 3 मोल्स आ गए, या जितने भी आ गए, फॉर एग्जांपल इसके 2 मोल्स आ गए, दोबारा आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसके 2 मोल्स आ गए। अब लिमिटिंग रिएजेंट आप लोग को प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं कि प्रोडक्ट कितना बना है बताओ हमें, फिर आप लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फिर वही जो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन है ना, वही आप लोगों ने करना है। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन आप लोगों को मैंने डिटेल से बता दिया। ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इससे मोल्स फाइंड करो, 3 मोल से 2 मोल्स बने, तो 2 मोल से क्या बनेंगे वो फाइंड कर लेना। अब आप लोगों से अगर पूछे कि इसका मास कितना बनेगा, तो मोल्स को फिर आप लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हो। वो सारी चीजें मैंने बताई हुई, तभी मैं आप लोगों को नहीं सॉल्व करा कि मोल से मोल्स फाइंड करो, फिर अगर मास पूछे तो मास से मोल्स फाइंड करो। और अगर आपसे पूछे जाए कि ये जो एक्सिस रिएजेंट है इसके कितने अमाउंट लेफ्ट हो गया, तो आप लोग जो एक्सिस रिएजेंट है उससे लिमिटिंग रिएजेंट को माइनस कर लो, एक्सिस रिएजेंट से लिमिटिंग रिएजेंट को माइनस कर लो, तो वो ही आप लोगों के पास अमाउंट ऑफ एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट हो जाएगा। जो मोल्स के अंदर आ जाएगा वो मोल्स को फिर आप लोग मास के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ये तो सिंपल जो मोल्स है या मोल मास है या मास वाले में, उससे आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, जो मैंने डिटेल से बताए हुए। अभी मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बता दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।